नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप जुड़ चुके हैं विद्या विहार के साथ। विद्या विहार एक बार फिर आ चुका है अपना प्रारंभ सीरीज लेकर। प्रारंभ सीरीज में मैंने 2 दिन पहले हिस्ट्री पढ़ाया। उसके बाद मैंने कहा था कि 2 दिन बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे जो सीरीज का है उस सीरीज में सब्जेक्ट बायोलॉजी का भी वीडियो अब जल्द ही आने वाला है, यानी साइंस सेक्टर का। साइंस सेक्टर में सबसे पहले हमने बायोलॉजी लेकर आया है। फिर से एक बार बता देते हैं कौन सा सीरीज चल रहा है अभी। देखिए दोस्तों, ये प्रारंभ सीरीज चल रहा है, ये प्रारंभ सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें आज बायोलॉजी होने वाली है। जैव प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम तो समझिए आधा बायोलॉजी ही है। जैव प्रक्रम पूरा में से आधा बायोलॉजी का आधा पार्ट जो है जैव प्रक्रम में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन स्टैंडर्ड बुक जितने स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस हैं इसको पार्ट बाय पार्ट 4 भागों में बांटे हैं। तो हम अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम कौन सा पहला पार्ट लेके आए, लेकिन हम बता देते हैं आपको जैव प्रक्रम से कम 2 से, ये पहला वीडियो है, देखिए हम लेक्चर 1 दे दिए हैं यहाँ। एक और वीडियो हो या 2 और वीडियो हो इस पे आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी आदमी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अगर किए हैं तो धन्यवाद, ठीक है। और हो सके तो आप एक छोटा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी इतना फर्ज तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हम अपना सीरीज, जिसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं आपको ऑलरेडी पता है। हमारे इस भोकाल सीरीज में, यानी कि प्रारंभ सीरीज में टोटल 25 क्वेश्चन ही आते हैं, जो पूरा भोकाल वाला रहता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं बाबू? 25 क्वेश्चन, A to Z क्वेश्चन जितने भी हैं मोस्ट VVR आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि आप लोग अगर 10th के आगामी 2026 परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, आगामी 2026 परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़िए। देखिए हम एक बोर्ड के पहले भी टॉपर रह चुके हैं, ठीक है। तो हमको ये अंदाजा है कि किस तरीके से 10th के बच्चे को पढ़ाया जाए, कौन कौन टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जाए, जिससे कि बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। श्री गणेश जी का नाम लीजिए और श्री गणेश जी के नाम से हम अपना पहला क्वेश्चन दिखाने वाले हैं आप लोगों को। अगर अभी भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला MVVI क्वेश्चन से शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? आज से कुछ चेंजेस हुई है, जैसे कि आपको देखने में मिला होगा, पीछे का थीम है कुछ, इसमें डिजाइनिंग्स आई है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो कौन है बाबू सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या एंड्रीनल है? तो कौन सा है आप लोग को पता है? देखिए ये है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत। लीवर को क्या बोला जाता है बाबू? यकृत। अगर कहीं पे यकृत लिखा हो तो ये नहीं बोलिएगा सर लीवर पढ़ाए थे, यकृत कहाँ से दे दिया। देखिए शरीर में एक ऐसा यही पार्ट, सबसे एक ही ऐसा पार्ट होता है जो अगर इसको हम काट भी दे तो ये फिर से जितना बड़ा होता है उतना बड़ा हो जाए। यानी कि जैसे देखे होंगे आप, गिरगिटी का पूंछ कटता है तो सेम टू सेम उसी आकार में हो जाता है, लेकिन मानव का अगर हम हाथ काट दे तो ऐसा नहीं है, वहां से उल्लूल हो सकता है, यानी कि हाथ दोबारा उस टाइप से नहीं आएगा। लेकिन गिरगिटी का अगर पूंछ काट देंगे तो देखिएगा सेम टू सेम जैसा पूंछ होगा, या फिर गिरगिटी का हाथ काट दीजिएगा तो उसी तरीके से उसका हाथ भी निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों में ऐसा संरचना नहीं है, हम लोगों में ऐसा सिर्फ एक संरचना है जिसको बोला जाता है लीवर, ठीक है। तो उसको हिंदी में कहा जाता है यकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए आज जल्दी जल्दी खत्म करवाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी कौन सा ऐसा चीज है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है ना? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो वो है बाबू लाल रक्त कोशिका, गलत। श्वेत रक्त कोशिका, गलत। ये रक्त बिंबाणु जो है, ये रक्त बिंबाणु, ये जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी कि जहां किसी जगह चोट लगता है, देखे होंगे आप, वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो थक्का बनकर, यानी कि वहां पर ये रक्त बिंबाणु जमा होकर रक्त को मतलब मोटा कर देते हैं, वहां से खून बहना बंद हो जाता है। अगर इसी का दूसरा नाम है बाबू प्लेटलेट्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसी का दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स भी लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स भी लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? अगर रक्त को आप माइक्रोस्कोप के सहायता से देखिएगा तो उसमें छोटा मतलब हल्का पीला रंग, ठीक है, स्मूथ येलो कलर का कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा द्रव होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बाबू प्लाज्मा। उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है इस बार, अगली बार देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बुआ? संयोजन की क्रिया द्वारा। गलत, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हमारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्यों बना रहता है आपको बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब पेड़ पौधा सांस लेता है तो वो क्या लेता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो वो हम उनसे लेते हैं, वो हमसे लेता है। ऐसे जो लेन देन की प्रक्रिया होती है तो सबसे मेन काम कौन करता है? जनरेटर जो होता है, ऑक्सीजन का जनरेटर बोला जाए जिसको, तो वो कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये कहाँ से होता है? पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण ही ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है या पादप में फ्लोएम संवाहक है, यानी किस चीज का संवहन जो है? पादप मतलब क्या होता है समझते हैं? पादप मतलब होता है पौधा या पेड़ पौधा ही बोल सकते हैं। ठीक है, पेड़ या पौधा, पादप को उसी बुलाया जाता है। ये नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, पादप सर सुने नहीं है, इतना बार सुने हैं लेकिन मतलब नहीं पता था। ठीक है, तो मतलब यही होता है, समझ गए? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। देखिए फ्लोएम किस चीज से शुरू होता है? हम इंग्लिश से बात करते हैं, कोई इसको ट्रिक देते हैं। फ्लोएम और जाइलम बहुत बच्चा कंफ्यूज आ जाता है, तो हम उसको दूर करने के लिए देखिए फ्लोएम हम समझ लेते हैं कि एफ से शुरू होता है। ठीक है, फ्लोएम शुरू होता है एफ से। भोजन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू? फूड। भोजन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फूड। तो एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि फ्लोएम मतलब फूड। फ्लोएम जो है किसका संवहन करता है? फूड का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, उसको भी देख लीजिए एक बार। देखिए यहां पर देख लीजिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये भी क्वेश्चन है। यानी कि जाइलम किसका अति करता है, मतलब संवहन करता है? तो किसका करता है? देखिए जौ से जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से जल। ठीक है, कनी मनी ट्रिक से याद कीजिए, जौ से जाइलम और जौ से जल। जल का संवहन कौन करता है बाबू? जाइलम करता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अच्छा देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कितना होता है? कितना होता है तो बुझले बात है, गाछ वृक्ष में होता है। लेकिन पूछ रहा है कि यहाँ जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे समय पूछ रहा है कि किस समय होता है। ठीक है, तो दिन में होता है जी, रात में होता है? रात में नहीं होता है, नहीं होता है। रात में हमको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, नहीं प्रकाश संश्लेषण होगा। बिना सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? इम्पॉसिबल। दिन में, हाँ दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है और प्रकाश संश्लेषण होता है। सुबह में, रात और दिन में। देखिए रात में तो नहीं होगा, तो इसके चक्कर में ये ऑप्शन ही नहीं होगा। सुबह और शाम में, इस समय सूर्य उतना ज्यादा पावर नहीं देता है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न के बराबर होती है। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देख लिए है ना, आप देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। फिर से बोले बाबू, दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। ठीक, दिन में। अगला क्वेश्चन पर चलिए, लिख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना भी चैप्टर आने वाला है सबका 25-25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग बस टेंशन नहीं लीजिए, हमारे साथ जुड़िए और शेयर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, सभी आदमी से मतलब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अंत में हम कुछ ना कुछ ऐसा चीज जरूर बताते हैं जो बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पढ़ना जरूरी नहीं है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, ज्यादा मार्गदर्शन सीखना जरूरी है। आप अच्छे मार्गदर्शन को अगर फॉलो करेंगे तो हार्ड वर्क नहीं सीखेंगे, स्मार्ट वर्क सीखेंगे। और वही स्मार्ट वर्क करके अगर कोई 16 घंटा पढ़ता है, अगर आप उसको 8 घंटा कर पढ़ के ही कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो मार्गदर्शन पे ध्यान दीजिए ज्यादा। चलिए आगे देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में? गलत, मनुष्य में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है कॉकरोच में। क्वेश्चन बनाने वाला बउआ जो है कॉकरोच का चित्र दे दिया है, देखिए है ना, तो समझ ही गए होंगे।
खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच को हिंदी में बोला तिलचट्टा। चलिए आगे देख लीजिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है ये पहले ही बता दीजिए। स्वपोषी पोषण होता है पेड़ पौधों में। स्वपोषी पोषण किसमें होता है बाबू? पेड़ पौधों में होता है। तो उसके लिए क्या सब चीज है जो इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, हाँ, सूर्य का प्रकाश, हाँ। तो यानी कि डी ऑप्शन सही है इनमें से सभी। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, हाँ अभी एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें कहा जाता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए, पारगम्य है या अपारगम्य है, अर्धपारगम्य है या नन। नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये है अर्धपारगम्य, ये है बाबू अर्धपारगम्य, है ना। आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये कोशिका झिल्ली है, इसी से रिलेटेड होता है एक कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति, वो भी अर्धपारगम्य होता है। कोशिका भित्ति वो भी बाबू, वो भी क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति भी है, अर्धपारगम्य होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी और ये भी दोनों का दोनों अर्धपारगम्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, बहुत गर्मी है, क्या बताएं आप लोग। एक बार जमकर आप सभी आदमी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तब देख लीजिए नया क्वेश्चन क्या है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? देखिए, मतलब दुनिया में कोई भी काम हो रहा है ना, उसके पीछे साइंस है। ठीक है, अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे श्वसन है। खाना खाए, खाना पच गया तो इसके पीछे पोषण है। खाना निकल गया तो उत्सर्जन है। ठीक है, तो सब चीज का एक ना एक मतलब कार्य बांटा हुआ है। तो सब कार्य का कोई न कोई नाम होता है। अगरबत्ती जलता है, उसका सुगंध हमारे पास आता है, तो वो भी एक क्रिया के तहत ही आता है। ठीक है, तो वो बता दीजिए आप किस क्रिया के तहत आता है। उससे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जन्म मतलब जमने में जो है किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया बाबू? किण्वन क्रिया। फिर से देख लीजिए, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया। एक बार फिर से आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, दही के मतलब दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? हाँ, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? बहुत सारा क्रिया है, लेकिन कौन सा ऐसा क्रिया है जो सब जीवों को करना अनिवार्य है? देखिए, अगर हम चलन की बात करें, डी नंबर ऑप्शन के बारे में चलन की बात करें, तो ये जरूरी नहीं है कि सब जीव में चलन मतलब हो भी करे। ठीक है, और दूसरी बात श्वसन, ये श्वसन जो है सभी जीवों के लिए जरूरी है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई जीव हो, जलीय जीव हो या स्थल मंडलीय जीव हो, उसके लिए श्वसन बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण आदमी में होता है? नहीं ना होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है ये भी बहुत सारे जीवों में नहीं होता है। ठीक है, ठीक, तो ये श्वसन जो है, श्वसन सब में होता है। आप खुद दिमाग लगा के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये श्वसन जो है, ये श्वसन ये सब में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अगर देख लीजिए, बहुत आदमी को हमारा वीडियो अगर क्वालिटी में नहीं दिखे भाई, तो हम बहुत, देखिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अच्छा कैमरा लगा सके। मेरा छोटा मोटा फोन है, हम उसी फोन से वीडियो बनाते हैं। अगर आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ाकर, ठीक है, हाई क्वालिटी में देखेंगे तो जरूर आपको कुछ दिखेगा। वैसे आपको, हमको नहीं लगता कुछ दिखता होगा, कैमरा क्वालिटी बहुत खराब है मेरे पास अभी यही है। ठीक है, इसलिए आप लोग कैमरा क्वालिटी बढ़ा के वीडियो देखा कीजिए मेरा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा। अगला देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो मानव हृदय है, इस साइड होता है हृदय, किस साइड? बायां साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है हृदय, इस साइड। ठीक है, तो बोला इसमें कितने कोष्ठक है? ठीक, तो कितने कोष्ठक बाबू? एक कोष्ठक है, गलत, 4 कोष्ठक है। ठीक है, कितने कोष्ठक है? 4 कोष्ठक है। ये बात याद रखिए, बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, हम अगर आगे देखने की बात करें, देखिए आप लोगों के लिए खून पसीना एक करके हम क्वेश्चन सेट करके लाते हैं, और आप लोग जो है वो लाइक भी नहीं करते हैं, तो ये कितना नाइंसाफी है ना। आप लोग जल्दी से इसको जो है सो लाइक कीजिए बाबू, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, खैर गर्मी तो बहुत है, खून पसीना एक करके आते हैं, आप लोग जो है सो हमको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
शेयर कम से कम कर दीजिए सभी आदमी। अरे चलिए देखिए इसे यहीं से देखिए, चलिए क्या है लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखिए कोई भी चीज हम खाना खाते हैं तो जो सब कुछ होता है तो स्टार्च के रूप में जमा होता है ना, जितने भी कैलोरीज होते हैं। तो इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आप सभी आदमी ग्लूकोज का सूत्र बताइए, सभी आदमी ग्लूकोज का सूत्र कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी देखिए कितना क्वेश्चन बाकी है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। मत्स्य जो है उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है बाबू, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। मत्स्य मतलब आपको पता है क्या होता है, नहीं पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बताने के लिए है ना। मत्स्य मतलब होता है माछ, माछ मतलब क्या होता है, मत्स्य मतलब होता है माछ, माछ मतलब होता है मछली, है ना। अगर मछली मतलब नहीं बुझे कोई आदमी तो उसको समझा दीजिए फिश, ठीक है। चलिए मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है बाबू, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, गलत। ट्रैकिया, गलत। गिल्स है, क्या है, गिल्स, क्या है, गिल्स, है ना। जो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है वो गिल्स है। इसी को कहा, इसका दूसरा नाम होता है शायद क्लोम, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है क्लोम। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, गिल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है, लेकिन ये संबंधित किससे है ये नहीं पता है इनको, है ना। वृक्क मतलब क्या होता समझे, अब वृक्क मतलब नहीं समझे होंगे। वृक्क होता है, बहुत आदमी हम लोग डाउट में रहते थे सर वृक्क मतलब क्या होता है, तो वृक्क मतलब होता है किडनी। वृक्क मतलब क्या होता है बाबू, किडनी होता है, ठीक है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है। किडनी का क्या काम होता है कि शरीर का जो भी पानी है उसको अच्छे से प्यूरिफाई करके यूरिन में कन्वर्ट करना, समझे। तो यूरिन में कन्वर्ट करना, तो यूरिन जो निकालता है ऐसा कुछ बाहर निकालने का काम जो होता है तो किसके अंदर आता है, वो उत्सर्जन के अंदर आता है, ठीक है। तो उत्सर्जन होगा इसका आंसर, ठीक है। सभी आदमी देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, उत्सर्जन। अगला देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए डायलिसिस पहले ये देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, गलत, ठीक है। नन तो इसमें हमको नहीं लगता, ये भी गलत है। और ऊपर बचा है नेफ्रॉन न्यूरॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन ये दोनों में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में क्या हो सकता है बाबू, दिक्कत हो सकता है। तो देखिए नेफ्रॉन का हिंदी होता है नेफ्रॉन का हिंदी होता है वृक्काणु। वृक्क कहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखिए वृक्क, वृक्काणु होता है किसका हिंदी बाबू, नेफ्रॉन का। और न्यूरॉन का होता है, आपको पता ही है न्यूरॉन का क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन का क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है माथा में होता है, कहता होता है माथा में यानी कि सिर में। और जो वृक्काणु है, नेफ्रॉन है, वो होता है पेट में। और डायलिसिस कहाँ होता है, पेट में होता है ना, माथा में तो डायलिसिस होगा नहीं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिए। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं हम। रक्त क्या है बाबू, देखिए रक्त क्या है, पहले सबसे आदमी आप देख लीजिए रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। 7.4 होता है रक्त का पीएच वैल्यू। और रक्त क्या है, दूसरा रक्त क्या है, कोशिका है, पदार्थ है, नहीं, ये दोनों में से कुछ नहीं है, ये है उत्तक, एक तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, देखिए रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में नहीं, पत्तियों में हाँ, फूलों में नहीं, फलों में नहीं। ये पाया जाता है बाबू पत्तियों में। देखिए पत्तियों में, ये जो होता है पत्तियों, तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ छिद्र रहते हैं जिसको आप रंध्र बोलते हैं, है ना। तो रंध्र बोलते हैं। इसी के आसपास, इसी के आसपास ये वाला जो है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इसी के आसपास रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, समझ गए। रक्षी कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इथाइल अल्कोहल जो होता है किस प्रकार के श्वसन में बनता है,
ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। वायवीय आपने लगाइएगा कोई आदमी, गर्मी से पूरा भीग गए हम। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं? अवायवीय श्वसन में। ठीक है, आप सभी आदमी जो है एक और आगे अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो भैया एगो रिक्वेस्ट है, लाइक करह। ठीक है, लाइक करह तहन की लाइक जो अहाँ करबै तो हमरो कनी नीक लागते, हमरो पढ़ाबे के लिए एगो मनोबल बढ़ते। तहन अहाँ सब आदमी सब गोटा से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि यहाँ लाइक और सब्सक्राइब बढ़िया से करू, आ हो सके तो एक वीडियो का दोसर कोनो और आदमी के पास शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, मनुष्य के सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? हाँ, बहुत गर्मी है, क्या कहें। मनुष्य के सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? देखिए, श्वसन कहा जाता है। सब आदमी को लगता होगा श्वसन कहा जाता है, गलत है ये। ठीक है, श्वसन नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। उसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। मनुष्य के सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन। चलो देखो, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पता होगा आपको कि 172 बार धड़कता है ना। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 172 बार धड़कता है। कितने आदमी बोला सर अब तो गलत है, मुंह को फुला देंगे। ठीक है, बेहुदा से 172 बार धड़कता है रे, 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 200, आगे नहीं लिखेंगे। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वसा के पाचन में सहायक होता है। देखिए, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम जो है सहायक होता है? ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है माल्टेज, ऑप्शन डी है लैक्टेज। तो कौन होता है बाबू? लाइपेज होता है। कौन होता है? लाइपेज जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। पीत और लाइपेज सहायक होता है, लेकिन यहाँ पीत का ऑप्शन नहीं है, तो लाइपेज को हम सही मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे जो बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आया सेकंड लास्ट, गिरहनी भाग है। गिरहनी किसका भाग है बाबू? गिरहनी किसका भाग है? गिरहनी भाग है छोटी आंत का। गिरहनी किसका भाग है? छोटी आंत का। आप कमेंट में ये सर्च मतलब कमेंट में ये बताइए कि गिरहनी जो है छोटी आंत का तो भाग है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, आप कमेंट में बताइए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? अभी हम ड्राइंग बनाए थे, एक बार फिर बना देते हैं। ये समझा कि पता है में छोटा छोटा मतलब बहुत ज्यादा छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको बोला जाता है रंध्र। किसको बोला जाता है उसको बाबू? रंध्र बोला जाता है। और रंध्र के माध्यम से ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए, ये 25 क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के मेरा वीडियो देखा कीजिए, कैमरा थोड़ा लो क्वालिटी का है। ठीक है, गरीब आदमी है सब है, तो गरीब आदमी के पास इन्हें कैमरा रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलिए हम वापस चलते हैं अपना मुद्दा पे। आ गया, देखिए कब आएगा, आहो ना भाई। हाँ देखिए, आज हम बायोलॉजी में जैव प्रक्रम के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सभी क्वेश्चन को आप पुनः एक बार कॉपी में लिखिए और उसको पढ़कर याद कीजिए। अगर पर डे हम 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, पर डे 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वीक में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? वीक मतलब मंथ में कितना क्वेश्चन हो जाएगा बाबू? मंथ में हो जाएगा ये टोटल मंथ में हो जाएगा 750 क्वेश्चन। ठीक है, एक मंथ में 750 क्वेश्चन आपको इतना इजी वे में करवा देंगे, समझिए। 25 क्वेश्चन कुछ नहीं होता। हम लोग एक दिन में 100 150 क्वेश्चन याद करते थे, आप तो इतना कर ही सकते हैं आराम से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग अपने कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में सभी दोस्तों के पास ये शेयर कीजिए कि हम भी आपके बिहार बोर्ड से निकले हुए एक अच्छे मार्क्स से पास हुए बच्चे थे। ठीक है, बच्चे हैं, तो आप लोग हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम बहुत अधूरे हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ऐसी बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप गौर से, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 लिखा आ जाएगा। ठीक है, और सभी आदमी पहले बोलते हैं एक बार जमकर लाइक अभी भी नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर ही के जाइएगा। ठीक है,
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।